हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है। हमारे यहाँ बिहार शिक्षा भर्ती को ध्यान में रख के सीरीज चलाया जा रहा है, सभी सब्जेक्ट का भी। तो हम आप लोगों का भूगोल कराएंगे। भूगोल का हमारा आज तीसरा सीरीज है, दो हम पहले करा चुके हैं। और अगर आप प्रश्न पर ध्यान देंगे तो प्रश्न से ऐसा नहीं है कि आपको प्रश्न पूछेगा तो आपको छूटने की संभावना है। अगर साथ में आप डिस्कशन पर ध्यान देते हैं तो प्रश्न से बाहर जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी आपको बनने का संभावना होगा। तो हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। और हमारे यहाँ बीपीएससी और बिहार दरोगा की भी तैयारी चल रही है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों भी बैच है। और तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है भारत की अवस्थिति। तो आपको बताना है कि भारत कहाँ अवस्थित है पूरे गोलार्ध में। तो इसका हम आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाता है इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगर हम गोलार्ध या मैप से समझने की कोशिश करें तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम पहले देखते हैं पृथ्वी। ये हमारा हो जाता है पृथ्वी। पृथ्वी के मध्य से देखेंगे तो एक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। और 0 डिग्री अक्षांश को ही हम लोग भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। अगर भूमध्य रेखा के ये हमारा हो जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर में आप जाएंगे तो उसे बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। ये हो जाता है उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा के नीचे में आएंगे तो इसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध से जानते हैं। ये हमारा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अगर इसी तरह से आप देखेंगे तो हमारे अक्षांश, और इसे हम 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी बोलते हैं। अगर अक्षांश की बात करें तो अक्षांश अगर आप देखेंगे तो अक्षांशों की संख्या, अगर आप भूमध्य रेखा छोड़ देते हैं और ये दक्षिणी ध्रुव होता है और ये उत्तरी ध्रुव, अगर इसे छोड़ देते हैं तो आपके अक्षांशों की संख्या हो जाता है 178। अगर आप ये तीनों को जोड़ते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव और 0 डिग्री अक्षांश का, तो हो जाता है कुल संख्या अक्षांशों का 181। और अब देखेंगे तो एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला एक रेखा होता है जिसे हम बोलते हैं देशांतर, और ये 0 डिग्री देशांतर है। अगर आप भारत की अवस्थिति देखेंगे पृथ्वी पर तो आपको यहाँ मिलेगा। तो आप लोग रीजनिंग पढ़ते होंगे तो देखे होंगे कि इस तरह से वहाँ पर पूछा जाता है दिशा से कोई प्रश्न, तो इस तरह से बताया जाता है। तो ये हमारा हो जाता है उत्तर, ये दक्षिण, और ये पूर्व, और ये पश्चिम। तो अगर आप मैप में पृथ्वी के मैप में देख रहे होंगे तो आपका ये इस टाइप से एरिया आता है, तो इसे हम बोलते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो हमारा भारत का अवस्थिति देखेंगे तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध आंसर में तो ये सही है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं मैप से भारत को। इसके साथ हम बताएंगे कि भारत कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। अगर तो भारत का महाद्वीप में स्थित देखेंगे तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। और एशिया महाद्वीप में अगर इसका देखेंगे कि किस दिशा में स्थित है तो ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो अब हम देखते हैं भारत के मैप। ये हमारा हो जाता है भारत का मैप।
सॉरी, अच्छा से मैप तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे हम इसी से समझाने के लिए। अगर आप देखेंगे तो भारत का मैप लगभग इसी तरह से दिखाई देगा। तो अगर हम मैप से देखें तो हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करते हैं। अक्षांशीय विस्तार का देखते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे उत्तर में इसका अक्षांशीय विस्तार होता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और मुख्य भूमि से देखिएगा भारत के तो हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये हमारा एक बंगाल की खाड़ी में द्वीप है जिसे हम अंडमान निकोबार के से नाम से जानते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसका पूरे भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6 मिनट 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये जो हमारा द्वीप है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इसे हम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। इसी तरह अगर हम देशांतरीय विस्तार देखें तो हमारा देशांतरीय विस्तार हो जाता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और सबसे पूर्व में जाइएगा तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये तो हमारा हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अगर हम भारत का लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो आप उत्तर से दक्षिण देखिएगा तो इसका लंबाई हो जाता है 3314 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम से पूर्व देखिएगा तो इसका हो जाता है 2933 किलोमीटर। ये हमारा हो गया भारत का मैप। और भारत के मैप से मध्य से एक रेखा गुजरती है, सॉरी, जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। और एक कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा के बात करें तो ये हमारे पूरे भारत में 8 राज्यों से होकर तो गुजरती है और भारत को बीचों बीच से काटती है। तो ये हमारा हो गया पहला प्रश्न का डिस्कशन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण किस नदी से होती है। तो इसका आंसर अगर आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाता है ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी। अगर हम इसमें सबसे पहले नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी की बात करेंगे तो देखेंगे आप लोग इसका उद्गम होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी से गंगोत्री हिमनद से। और जब यहाँ से नदी निकलती है तो इसे गंगा के नाम से नहीं जाना जाता, इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और जब ये नदी देवप्रयाग के पास में आती है तो यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है। और अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद ही यहाँ से आपको गंगा का धारा का निर्माण होता है। और जब गंगा यहाँ से आगे बढ़ती है तो हरिद्वार के पास आती है तो मैदानी क्षेत्र में यहाँ से इसका मैदानी क्षेत्र में प्रवेश होता है। और इसके बाद देखिएगा जब गंगा यहाँ, मान लीजिए थोड़ा मैप से दिखाने की कोशिश करेंगे हम। आप देखेंगे तो ये हमारा हो जाता है उत्तराखंड। और ये यहाँ से गंगा निकलती है इस टाइप से आकर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये हमारा गंगा हो गया।
और गंगोत्री के उत्तर से यहाँ से एक निकलती है यमुना नदी, और यमुना नदी गंगा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी और ये दाहिने ओर से मिलने वाली नदी है। और ये गंगा नदी में यूपी के इलाहाबाद में मिलती है। और इलाहाबाद में मिलती है। अगर गंगा नदी के किनारे यूपी में सबसे बड़ी शहर की बात करें तो कानपुर होती है, जिसका सबसे ज़्यादा लंबाई है गंगा नदी के किनारे स्थित शहर में। अगर गंगा नदी के बिहार में प्रवेश के बारे में बात करें तो गंगा नदी बिहार में बक्सर के एक क्षेत्र है जहाँ चौसा से ही बिहार में प्रवेश करती है। और गंगा नदी के सहायक नदी की बात करें तो इसका रामगंगा सहायक नदी हो जाती है, गोमती हो जाती है, घाघरा है, गंडक है और कोसी है। और सबसे पूर्व में मिलने वाली नदी है, इसको बोलते हैं महानदी। ये पश्चिम बंगाल से निकलती है और कटिहार से होते हुए बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमा पर बनाते हुए यानी कि ये कटिहार के और पश्चिम बंगाल के सीमा पर मिल जाती है। सबसे पूर्वी नदी है। और ये गंगा नदी यानी कि ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश से होते हुए एक गिरती है बंगाल के खाड़ी में, और बंगाल के खाड़ी में जब ये गिरती है तो इसको बोलते हैं, नहीं, बांग्लादेश में इसको बोलते हैं पद्मा के नाम से। ये हमारा हो गया गंगा नदी के बारे में। बाकी आगे हम गंगा नदी का तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से डिटेल से इसको पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अगर गंगा नदी की लंबाई के बारे में बात करें तो इसका लंबाई है 2525 किलोमीटर, जिसमें से भारत में की लंबाई की बात करें भारत में तो इसका है भारत में लंबाई 2071 किलोमीटर। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में है 445 किलोमीटर। और बिहार में सबसे लंबी गंगा नदी के किनारे सबसे लंबा शहर की बात करें तो हो जाता है पटना, जिसकी लंबाई है 99 किलोमीटर। ये प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी में भी, और हमेशा एक आध गंगा के नदी से बारे में पूछते ही रहता है। और ये भी पूछा गया है बिहार में कि गंगा नदी किनारे बिहार के कितने ज़िले स्थित हैं। तो इसमें अगर आप जिले की बात करेंगे तो 12 जिला बिहार में स्थित है। और उसमें से अगर आप इस गंगा नदी के किनारे में पहला तो हो जाता है पटना, अगर दूसरा पूछा जाए तो भागलपुर होता है बिहार का। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी हम देखते हैं। ये हमारा हो गया ब्रह्मपुत्र नदी। इसका लंबाई की बात करें तो ये 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अगर देश में कहें कि कितने देशों से होकर बहती तो ये लगभग हो जाता है चीन, पहले तिब्बत भी गिना जाता था, वर्तमान में तो तिब्बत चीन के कब्जा में है, भारत और बांग्लादेश। इतने देशों से होकर नदी बहती है। इसका उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम क्षेत्र कैलाश पर्वत श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर झील के पास से हुआ है। और ये जहाँ से निकला है इसका हिमनद का नाम है यांगसिंग। यह यांगसिंग हिमनद से निकलता है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी को कहें तो ये विश्व में की लंबी नदियों में गिनी जाती है। और ये इसको ना तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं। और ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, नामचा बर्मा के पर्वत श्रेणी से काटते हुए भारत में प्रवेश करती है।
और ये नामचा बर्मद काटती हुए ये मतलब यू आकार के टर्न लेती है और ये दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ते हुए असम में प्रवेश करती है और इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। आप देखेंगे तो विश्व के नदी द्वीप में तो माजुली द्वीप है जो असम में स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र पर ही स्थित है। और इसके आगे फिर आप देखिएगा तो ये ब्रह्मपुत्र असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ये बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जब ये यहाँ पर आती है तो इसको बोलते हैं मेघना नदी। और जब मेघना और पद्मा नदी का जल एक साथ मिलती है बंगाल की खाड़ी में तो इसको बोलते हैं जमुना नदी। अगर हम इसके सहायक नदी की बात करें तो इसका सहायक नदी सुबनसिरी हो जाता है, धनसिरी हो जाता है। धनसिरी, दिहांग और इसी का एक तीस्ता नदी सहायक है। तीस्ता नदी ये बांग्लादेश में आके इसमें मिलती है और इसका एक सहायक नदी आप देखेंगे तो बराक भी है। ये उत्तरी पूर्वी राज्य से होकर बहती हुई आती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ही ब्रह्मपुत्र में मिलती है। और यही ब्रह्मपुत्र और जब गंगा दोनों की जल मिलती है जिसे हम लोग जमुना नदी के नाम से जानते हैं, यहीं पर एक सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण होता है जो विश्व में सबसे बड़ी डेल्टा है। और इसी डेल्टा को यहाँ पर एक खास जगह है जिसे आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपको बब्बर शेर देखने को मिलेगा। और साथ में अगर हम भारत के रामसर स्थल की बात करें तो ये सबसे बड़ी रामसर स्थल है क्षेत्रफल की दृष्टि से सुंदरवन। और इसका नाम यहाँ पर एक सुंदर नाम के वृक्ष मिलता है जिसके ही नाम पर इसको सुंदरवन का डेल्टा पड़ा है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा तीसरा प्रश्न होगा। हमारा तीसरा प्रश्न है भारत के उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है। तो आप लोग इसका आंसर के बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाता है लद्दाख। अब इसे मैप से देखते हैं। ये हमारा हो जाता है भारत का मैप। आप देखेंगे थोड़ा इसी टाइप से मैप होगा। तो हम इसका उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो हमारा उत्तरी बिंदु हो जाता है लद्दाख में और इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, सॉरी इंदिरा कॉल। ये तो हमारा हो गया उत्तरी बिंदु। अगर दक्षिणी बिंदु की बात करें मुख्य भूमि से तो हम जिसे कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। उस तरह अगर हम पश्चिम, ये हो जाता है तमिलनाडु में। अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें तो हो जाता है गुहार मोती है। ये हो जाता है गुजरात में। ये भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाता है। अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है जिसे हम बोलते हैं किबूती। ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखें तो हो जाता है ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भी सबसे उत्तरी छोर है जो लद्दाख में स्थित है। और दक्षिणी देखें तो ये हो जाता है 8 मिनट 6 सेकंड उत्तरी 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इसका भी हो जाता है सब देशांतरीय देखिएगा तो हो जाता है 68 डिग्री 7 मिनट
पूर्वी देशांतर, और इसका आप देखेंगे तो हो जाता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगर आप अरुणाचल प्रदेश के देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का सीमा में आप देखेंगे तो इससे चीन का लगता है और म्यांमार का। हिमाचल प्रदेश का सीमा चीन से लगता है और गुजरात का सीमा पाकिस्तान से लगता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना चट्टान कौन सा है? तो इसका आप आंसर देखेंगे तो धरवार हो जाता है। अगर हम इसे मैप से या क्रम में देखें सबसे पुराना और सबसे बाद का चट्टान का, तो आप देखते हैं मैप से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा हो गया मैप। अब धरवार चट्टान के बारे में आप जानना चाहेंगे तो ये सबसे प्राचीन चट्टान है। ऑप्शन के अनुसार सबसे प्राचीन चट्टान है। ये जीवाश्म रहित है। और ये आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग आपको यहाँ पर खनिज के बात करें तो धरवाड़ श्रेणी में आपको लगभग 98% आपको खनिज इसी में मिलेगा। 98% या फिर कहें तो 90%, सॉरी, आपको खनिज इसी में मिलेगा। और खनिज के बात करें तो हो जाता है सोना, लोहा, जास्ता, मैग्नीज, और भी जो भी खनिज मिलता है सब, इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र यही होता है। इसका विस्तार राज्य में देखें तो हो जाता है कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, और लद्दाख भी इसमें शामिल है। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश भी। कुछ क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में भी आपको मिलेगा। यहाँ तक इसके कुछ विस्तार बिहार में भी है। तो आप हम इस मैप में देखते हैं तो आपको इस क्षेत्र में आपको धरवाड़ का चट्टान मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको धरवाड़ का चट्टान मिलेगा। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी आपको इस क्षेत्र में मिलेगा, कुछ यहाँ पर इसको आप देखने को मिलेगा। मैप से आप देख सकते हैं। और थोड़ी सी आपको मात्रा यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करें तो आपको ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में इस साइड में मिलेगा। अभी आपको देखे होंगे चर्चा में कि लद्दाख में आपको लिथियम का भंडार मिला है। इसके बाद अगर आप कुडप्पा के चट्टान की बात करेंगे तो धरवाड़ चट्टान का निक्षेपण से ही कुडप्पा चट्टान का निर्माण हुआ है ऑप्शन। और इसके बाद कुडप्पा के निक्षेपण से विंध्याचल क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ है। और सॉरी, ये गोंडवाना लैंड नहीं होगा, गोंडवाना है। और ये सबसे न्यूनतम चट्टान है और इसका नाम हिमाचल प्रदेश के गोंडा क्षेत्र से पड़ा हुआ है। तो ये हमारा हो गया चौथा प्रश्न। हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे हम कहते हैं। तो आप इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर गोंडवाना लैंड हो जाता है।
इसे अगर हम जानना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि एक वेगनर महादेव जो हैं वो 1920 में बोलते हैं कि जब कार्बोनिफेरस काल में ये बोलते हैं कि कार्बोनोफेरस काल में ये सारे भूखंड जो थे, जैसे पृथ्वी आप देख रहे होंगे वर्तमान में कि 7 महाद्वीप है, ये सातों महाद्वीप एक जगह ही जमा थे, जैसे आप देख सकते हैं मैप से। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में विवाद भी किया और बहुत सारे ने समर्थन भी किया, लेकिन इसका जो सिद्धांत दिए हैं वो वेगनर ने दिए हैं। और आप देखेंगे मैप से हम आपको बताते हैं। ये हमारा हो गया वर्ल्ड बोले हैं तो फिर बोले पृथ्वी। अगर आप देखेंगे तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, एटलस में भी मिलेगा, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी मिलेगा। इसे हम बोलते थे पेंजिया। और एक महाद्वीप था। और इसके जो चारों ओर फैला हुआ है इसको बोलते थे पैंथालसा। और ये महासागर था। और ये इसको आप देखेंगे तो क्रेटेशियस काल में इसके बीच में एक दरार आ गया, जिसे आप देखेंगे तो इस टाइप से दरार आया था। और ये दोनों महाद्वीप आगे के मैप में हम दिखाते हैं। लगभग 605 वर्ष पूर्व, लगभग 605 करोड़ वर्ष पूर्व इसके बीच में दरार आया था। तो हम देख सकते हैं ये ऐसा हो गया और ये बीच में दरार आ गया, जिसे हम बोलते थे तेथिस सागर। ये हमारा हो गया तेथिस सागर। और इसको हम बोलते थे, जब ये दरार आया तो इसके उत्तरी भाग को बोलते हैं अंगारा लैंड। और इसे बोलते थे गोंडवाना लैंड, दक्षिणी भाग को। और वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो गोंडवाना लैंड का ही भाग भारत है, जो अभी हाल ही में बीपीएससी द्वारा आयोजित किए गए एग्जाम में पूछा हुआ था। और इससे जब ये चट्टान और भी अलग हुआ, आगे जैसे जैसे बढ़ता गया, टाइम आते गया, तो इसका और भी खंडन हुआ। तो आप देखेंगे तो जब इसका खंडन हुआ, दोनों लैंड जब अलग अलग हुआ तो इसमें और भी टूटना शुरू हुआ। आप देखेंगे तो 100 करोड़ वर्ष पूर्व भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। आप लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़े होंगे कहीं पर, या देखेंगे, अभी पढ़ने की कोशिश भी करेंगे तो आपको सब मैप अलग अलग दिखेगा और सब महाद्वीपों का। तो इसे हम देखते हैं, हमारा हो गया गोलार्ध। आप देखेंगे तो ये हमारा हो गया अंगारा लैंड और ये होगा गोंडवाना लैंड। अगर इससे अगर आप देखेंगे तो इसी का भाग है दक्षिणी अमेरिका। ये है गोंडवाना लैंड, इसका ही भाग है अफ्रीका।
और इसी का भाग है मेडागास्कर। आप इसी का भाग देखेंगे तो मिलता है ऑस्ट्रेलिया और भारत भी। कहीं कहीं कहा जाता है कि भारत से ये टूट के एक मेडागास्कर का निर्माण हुआ है। पहले मेडागास्कर भी भारत का ही क्षेत्र भाग था, लेकिन जैसे जैसे समुद्री धाराओं के प्रवाह हुआ और ज्वार का प्रवाह हुआ तो ये चट्टानें और भी अलग होते होते इस टाइप से बटे। और अगर आप अंगारा लैंड को देखेंगे तो अंगारा लैंड का भाग हो जाता है यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और इसी का भाग है यूरेशिया। तो इस तरह से आप देखेंगे तो गोंडवाना लैंड का भाग अलग अलग है और भारत भी है। और भारत का सबसे प्राचीनतम जो भाग है, जैसे आप देखेंगे भारत का प्रायद्वीपीय भारत, तो भारत का प्रायद्वीपीय भारत जो है उसी को ही हम लोग बोलते हैं गोंडवाना लैंड। और आपको अगर जब देखेंगे जब पृथ्वी ठंडा हुआ है उस टाइम को भी आपको प्रायद्वीपीय भारत में चट्टान देखने को मिलेगा। तो हम इससे भी अनुमान लगाते हैं कि हमारा गोंडवाना लैंड का ही भाग है जो प्रायद्वीपीय भारत है। और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि भारत के जो पश्चिमी तट है उसकी चट्टानें और ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पर भी आपको ये चट्टानें देखने को मिलता है उसी टाइप को अफ्रीका में भी देखने को मिलता है। तो इससे भी कुछ विद्वान बोलते हैं कि सारे महाद्वीप जब थे कुछ साल पहले, कुछ वर्ष करोड़ पहले एक ही जगह मिले हुए थे। तो ये हमारा तो हो गया 5वां प्रश्न। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सियाचिन हिमनद स्थित है। तो आप इसका उत्तर देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाता है नुब्रा घाटी के उत्तर में। आप लोगों के पास भी मैप होगा तो देखने की कोशिश करिएगा, वीडियो देखने के बाद ही देखिएगा, लेकिन देखने की कोशिश करिएगा तभी आप लोग को अच्छे से ज्योग्राफी समझ में आएगा। हम मैप बनाते हैं। ये हमारा भारत का मैप हो गया। आप देखेंगे तो ये हमारा काराकोरम श्रेणी है और काराकोरम श्रेणी में ही हमारा केटू पर्वत चोटी स्थित है। और केटू की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई हो जाता है 8,811 मीटर। अगर केटू के बात करें विश्व में ऊंचाई में तो इसका दूसरा स्थान आता है। इसका पहला स्थान आ जाता है एवरेस्ट। एवरेस्ट की अगर ऊंचाई की बात करें तो इसका हो जाता है 8,848 मीटर। ये नेपाल में स्थित है। और केटू में ही यहाँ पर आपको सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा। और सियाचिन ग्लेशियर को ही लेके भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा झड़प होते रहता है, कहें तो युद्ध। अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं भारत के बीच सियाचिन ग्लेशियर और जम्मू कश्मीर को ही लेके हुए हैं, ये भारत और पाकिस्तान। और यहीं पर ही आपको मिलेगा, इसके नीचे आप आइएगा उत्तर पूर्व में तो आपको यहाँ पर मिलेगा नुब्रा घाटी। और नुब्रा घाटी से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं हम नुब्रा नदी। और ये नुब्रा नदी जो है सहयोग का सहायक नदी है। नुब्रा नदी सहयोग नदी का सहायक है और सहयोग नदी जो है से सिंधु नदी का सहायक है। और ये जो क्षेत्र है, आप ये क्षेत्र देख रहे हैं जो चीन का कब्जा में है अभी,
जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो चीन ने इस क्षेत्र को कब्जा लिया था। और इसी के नीचे आपको आइएगा यहाँ पर तो हमेशा ये गलवान घाटी का जो आप युद्ध के बारे में जो हमेशा जो घटना होता है, झड़प होता है, देख सुनते होंगे, आपको नीचे यहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा इस क्षेत्र में। अगर इस क्षेत्र को हम बात करें तो इसको बोलते हैं पीओके। इस पर पाकिस्तान कब्जा कर लिया है, लेकिन ये दोनों अंग को भारत अभी वर्तमान में भी अपना ही अंग मानता है। और अगर सिंधु नदी की बात कर रहे हैं आप तो सिंधु नदी निकलता है, ये भी कैलाश पर्वत से ही निकलता है और एक इस तरह से निकलते हुए लद्दाख में प्रवेश करते हुए अरब सागर में आके मिलता है। और अगर सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी के बाएं तट पर लेह स्थित है और सिंधु लद्दाख और जास्कर दोनों श्रेणी को विभाजित करती है। और गिलगिट का बात करें तो ये पीओके में है, पीओके और में अभी वर्तमान में स्थित है। और अक्साई चीन के बारे में तो आप देख ही लीजिए, इसको बोलते हैं अक्साई चीन, जिसमें अभी चीन का कब्जा है। और लेह अभी लद्दाख का एक जिला है। अगर इसके लेह के बारे में बात करें तो ये बोला जाता है कि संसदीय क्षेत्र से सबसे बड़ा है। और जिला में अगर देखें पूरे भारत का तो इसका सेकंड स्थान आता है, पहला पर कच्छ का रण हो जाता है। ये भी बीपीएससी में पूछा है। अब हम 7वां प्रश्न को देखते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, अरावली एवं विंध्यन के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो आप इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। अगर आप देखेंगे मैप में, ये हमारा हो गया मैप, ये हमारा अरावली श्रेणी हो गया जो गुजरात से दिल्ली तक भी इसका विस्तार है। और ये हमारा हो जाता है विंध्यन श्रेणी। और विंध्यन और अरावली के मध्य में मालवा का पठार है, इसे हम बोलते हैं मालवा का पठार। तो ऑप्शन से आप समझ गए कि हमारा मालवा का पठार अरावली और विंध्य के मध्य स्थित है। और विंध्य के बारे में बात करें तो विंध्य भारत के दक्षिण और उत्तर में विभाजित करता है। और अरावली की बात करें तो ये सबसे प्राचीन पर्वत है, जिसे हम अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जानते हैं। और विंध्यन का बात करें तो मुर्दार पर्वत है। और इसमें आपको चट्टान देखने को मिलेगा, चूना पत्थर। आपको यहाँ पर ही आपको बलुआ पत्थर भी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इस पर्वत की चट्टान से तो इसी से ही लाल किला का निर्माण हुआ है। लाल किला का, फिर से उस सिकंदरी का जो एक महल है उसका, फिर एक और है उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, सॉरी। अब हम अगला प्रश्न देखते। ऑप्शन में अगर हम बात करें तो छोटा नागपुर के पठार, तो आप देखेंगे तो छोटा नागपुर का पठार इस क्षेत्र में है। और छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खनिज आपको यहीं देखने को मिलेगा। और ये झारखंड छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। और दक्कन का पठार देखेंगे तो दक्कन का पठार आपको पूरा इस तरह से मिलेगा। ये मध्य भारत और पश्चिमी घाट के बीच में स्थित है। और इसका निर्माण एक लावा से हुआ है, जिसे हम बेसाल्ट लावा बोलते हैं। और बेसाल्ट लावा का निर्माण भी ज्वालामुखी के द्वारा हुआ था। और इसका अगर इसमें आप इसका खासियत देखिएगा तो बीपीएससी में पूछा था कि कपासी मृदा किसे बोलते हैं, तो इसी का दक्कन के पठार में कपासी मृदा मिलता है, जिसे हम बेसाल्ट चट्टान को टूटने से बना हुआ है। और ये ना कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए कपासी मिट्टी भी इसको बोलते हैं और काली मिट्टी भी बोलते हैं। और काली मिट्टी के साथ इसके रेगुर भी बोलते हैं। ये ऐसा मिट्टी है कि जब बारिश होता है तो इसे जोतने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। गर्मी में इसमें इतनी बड़ी बड़ी दरारें खुलते हैं ना कि जब बारिश होता है तो इसमें पानी जाता है तो अपने आप जुत जाता है, फिर जोतने की ज़रूरी नहीं पड़ता है। और प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो ये हमारा हो जाता है पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। और ये मध्य में जो होता है मैदान है और उत्तर
में जाइएगा तो आपको हिमालय मिल जाता है। तो हमारा हो गया 7वां प्रश्न। अगला 8वां प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तट से लगे हैं? तो इसका आप आंसर देखिएगा तो 9 है। अगर हम इसको सीक्वेंस और मैप से समझे तो देखते हैं। ये हमारा हो गया भारत। आप इस साइड में देखेंगे तो ये अरब सागर है। ये हमारा हो गया अरब सागर। इसके दक्षिण में आइएगा तो ये आपका हमारा हो जाता है हिंद महासागर। और दक्षिण पूर्व में आइएगा तो आपको मिल जाएगा बंगाल की खाड़ी। ये हो गया बंगाल की खाड़ी। अब हम राज्यों की बात करें तो आप मैप में देख लीजिए एटलस में। ये हमारा हो जाता है गुजरात। गुजरात का सीमा स्थल और जल दोनों से लगता है। ये जो भाग है आपका ये स्थल हो जाता है और ये आपका इधर से आइएगा तो जल हो जाता है, जो अरब सागर से सीमा साझा करता है। गुजरात के आप नीचे आइएगा तो हमारा महाराष्ट्र हो जाता है। महाराष्ट्र के नीचे आइएगा तो हमारा हो जाता है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक छोटा सा राज्य है जिसे हम बोलते हैं गोवा। गोवा के नीचे आइएगा तो कर्नाटक है। कर्नाटक के नीचे ये वाला क्षेत्र में आइएगा तो ये केरल है। इस साइड में आइएगा तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु से ऊपर आइएगा तो आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश। उसके ऊपर आइएगा तो आपको उड़ीसा मिलेगा और आपको फिर पश्चिम बंगाल। तो मुझे लगता है 9 राज्य हो गया होगा। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य हो गया। अगर सबसे बड़ा सीमा साझा करने वाला राज्य देखें तटीय से तो सबसे बड़ा हो जाता है गुजरात। उसके बाद आ जाइएगा तो आपको मिलता है आंध्र प्रदेश। अगर आप सबसे छोटा में देखिएगा तो गोवा हो जाता है। और ये हमारा जो हिंद महासागर है यहीं पर एक लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। और एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है जिसे हम बोलते हैं पुडुचेरी। इसका विस्तार आप देखिएगा तो 3 राज्य में है। केरल में जिसको हम माहे बोलते हैं। तमिलनाडु में इसका 2 क्षेत्र है, 2 जगह क्षेत्र मिलेगा आपको। और एक मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में। हमारा केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करेंगे तो 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसका सीमा समुद्र से लगता है। और आप 3 केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे जो स्थल से ही पूरा लगा, उसका सीमा समुद्र से नहीं लगता है। तो ये हमारा हो गया 8वां प्रश्न। हम अगला 9वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, भारत के कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है? तो इसका आप आंसर देखेंगे तो इसका हो जाता है जोगसर प्रपात। इसको जोग जलप्रपात बोलते हैं। और इसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो ये कर्नाटक में है। और इसके ऊंचाई में बात करिएगा तो सब भारत का दूसरा है। और इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। इसका आप बात करिएगा तो ये नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। अगर इसका आप बात करेंगे तो ये गोवा में है।
गोवा के मांडवी नदी पर है। और ये एशिया का एक कावेरी नदी पर है। ये भी कर्नाटक में ही है। और इसमें एशिया का प्रथम जल विद्युत परियोजना को बनाया गया था। और इसके बारे में, इस प्रथम सबसे ऊंचा जलप्रपात के बारे में बात करें तो कुचिकल है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई होता है 445 मीटर। और ये एशिया में इसका दूसरा स्थान है ऊंचाई में। अगर आप वहार नदी पर स्थित है, वहारी नदी पर, ये भी कर्नाटक में ही है। ये तो हमारा 9वां प्रश्न हो गया। अब 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण के गंगा के नाम से एनसीईआरटी में किसी और का नाम मिलता है, और बिहार सरकार का एक वेबसाइट है, उस पर आपको दूसरा नाम देखने को मिलेगा। अगर एनसीईआरटी से आप देखें तो ये गोदावरी नदी है। और ये गोदावरी नदी के बात करें तो ये महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र के त्रिवेकेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई के बात करें तो 1465 किलोमीटर है। ये दक्षिण गंगा की सबसे लंबी नदी है। और इसकी सहायक नदी के बात करें तो मंजरी हो जाता है, पर्णहरिता है, पर्णहरिता, पेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा भी इसकी सहायक नदी है। इसके राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश होते हुए, और उड़ीसा में इसका थोड़ा सा क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है, और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये डेल्टा का निर्माण करती है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। अगर ऑप्शन में हम बात करें कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी भी, इसका भी उद्गम कर्नाटक में होता है। और महानदी का उद्गम ये होता है इस अमरकटक से, और अमरकटक मध्य प्रदेश में है। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, सोन, नर्मदा और एक अमरकटक। और ये उड़ीसा में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। और कावेरी नदी है तो ये भी कर्नाटक से ही निकलती है, और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। और आपको भारत सरकार के जो वेबसाइट है उस पर इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, कावेरी को। तो हमारा आज का प्रश्न यहीं तक था। अगला प्रश्न अगले सीरीज में मिलेगा। आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए, और लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।